अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की आमद है और इसकी नई तस्वीरें भी मंजर-ए-आम पर आई हैं। और 31 दिसंबर 2021 में यानी कि जो पिछला साल गुजरा है, यानी कुछ दिन पहले ही इसकी रोलिंग आउट सेरेमनी भी हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 11 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार मौजूद हैं। अब उनकी जस्ट जो फ़्लाइट टेस्टिंग है वो होगी और उसके बाद इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। आज मैं बात करूंगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में और उससे पहले जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 थे, इनमें एक्सटर्नल चेंजेस क्या हैं। यानी कि एक्सटर्नली तो जहाज़ बिल्कुल सेम ही है, लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कईयों ने मिस की कर दी हैं। और उनका उनका मतलब क्या है उन चेंजेस का। इनमें मैं रेडार की बात नहीं करूँगा, सेंसर की बात नहीं करूँगा, सिर्फ इनकी बॉडी में जो चेंजेस हैं, यानी ब्लॉक 3 में और ब्लॉक 2 की बॉडी में क्या क्या थोड़ी बहुत जो चेंजेस की गई हैं और उनका क्या फ़ायदा होगा ब्लॉक 3 को, मैं उसी पर बात करूँगा। इसकी एवियोनिक्स पर यानी कि इसके रेडार, इसके सेंसर्स पर अलहदा से एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। पहली अगर हम तब्दीली की बात करें तो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई गई है। जो ब्लॉक 2 था, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1, इनमें इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी थी आई थिंक 2323 किलोग्राम का ये इंटरनल फ्यूल लेके जा सकते थे। और इनकी जो अक्सर एक्सटर्नल पेलोड या एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी ये लेके जाते तो इनकी रेंज 3500 किलोमीटर थी। लेकिन अगर सिर्फ इंटरनल फ्यूल के बेस पर ये किसी मिशन को सर अंजाम देते हैं तो इनका कॉम्बैट रेडियस 800 किलोमीटर है। ब्लॉक 3 में इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया गया था और इस बात को टीज़ किया गया था जब दुबई एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के स्पेसिफिकेशंस को अनवील किया गया था। ऑल्दो उसमें से बहुत सी स्पेसिफिकेशन है, बहुत सी मालूमात गलत थी। उस जो मालूमात दी गई थी उनमें से काफ़ी गलत ली, लेकिन कुछ मालूमात ऐसी थी जो ब्लॉक 2 में मौजूद नहीं थी, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो मालूमात ब्लॉक 3 के लिए थी। तो उसमें इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा मतलब कहा गया था कि ज़्यादा होगी ब्लॉक 3 में। अब इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी से इसको फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ ये पहले 800 किलोमीटर तक जाके ऑपरेशन करता था और उसके बाद JF-17 ब्लॉक 2 वापस आ जाते थे, और इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ जाती है तो मे बी इसकी कॉम्बैट रेडियस जो है वो 800 किलोमीटर से बढ़कर 1000 किलोमीटर या 1100 किलोमीटर तक हो सकता है। अब तो ये जब जहाज़ आएगा, इसकी स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अनवील की जाएगी, तभी हमें पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसमें कॉकपिट के नीचे ग्रीन जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है और ये दोनों तरफ है ग्रीन वाला पार्ट, यानी कि कॉकपिट की दूसरी तरफ भी जो ये ग्रीन पार्ट होता है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये वो हिस्सा है जहाँ फ्यूल स्टोर किया जाता है। हालांकि ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में ऐसा नहीं होता था। इवन जो ब्लॉक 1 अब अपग्रेड किए जा रहे हैं ना, या ब्लॉक 1 जो ओवरहाल के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को दोबारा दिए गए हैं, उनमें इस चीज़ को आई थिंक ऐड किया गया है, यानी कि इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, लेकिन शायद उस तरह नहीं। लेकिन ब्लॉक 3 में इसको बढ़ाया जाएगा। हम यही कोशिश की जाएगी कि इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी के ज़ोर पर ही इसकी रेंज को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक्सटर्नल जो फ्यूल टैंक्स है वो तो ये कैरी करेगा, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और यही सेम चीज़ हमने देखी थी JF-17B यानी ट्विन सीट वर्जन में भी। अगर हम इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा मान लेते हैं तो अगर इसकी पहले रेंज 3482 या 3500 किलोमीटर थी, तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी रेंज 3700 से 3800 किलोमीटर तक हो सकती है। ये अभी स्पेकुलेशन है, इसमें कोई हकीकत या मैं कह सकता हूँ कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि कितनी बढ़ती है रेंज, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक 3700 या 3800 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। अगली अगर आप तस्वीर को देखें तो ब्लॉक 3 में जो विंग का एरिया है, ये जो पार हैं वो एयर इनटेक से थोड़ा सा पीछे शुरू हो रहे हैं, जबकि जो ब्लॉक 2 थे उनमें जो विंग्स थे या परों का जो एरिया है वो इनटेक जो एयर इनटेक है उसके साथ ही शुरू हो जाता है। अब ये बज़ाहिर बहुत ही हल्की सी चेंज है जिस पर कई लोगों की नज़र गई ही नहीं, लेकिन मैंने एक दो और भी तस्वीरें देखी, उससे ये बात कंफर्म करके कह रहा हूँ कि इसमें जो पार हैं वो एयर इनटेक से थोड़ा सा पीछे शुरू हो रहे हैं। जब दुबई एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशंस अनवील की गई तो वहाँ ये लिखा हुआ था डिज़ाइन फीचर्स में कि मनूवरेबल लीडिंग एजेस, फ्लैप्स फॉर इम्प्रूव्ड लिफ्ट। तो मैं भी ये इसको लिफ्ट करने में यानी कि जल्दी टेक ऑफ करने में मदद दें और उसके अलावा एरोडायनेमिकली भी इसकी जो फ़्लाइट है उसको स्मूदर बनाएं। क्योंकि जो लोग एरोडायनेमिक्स को समझते हैं उन्हें पता है कि जहाज़ के डिज़ाइन में की गई छोटी सी छोटी चेंज भी
उसकी जो परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग एरोबैटिक मनूवर्स या फ़्लाइट वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी कर सकती है और उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकती है, क्योंकि छोटी छोटी चेंजेस होती हैं जो आप अपने जहाज़ में करते हैं ताकि उसकी एरोडायनेमिक्स को आप स्मूथ बना सकें और वो अच्छे तरीके से प्रवास कर सके, उसकी बर्क रफ्तारी और उसकी चुस्ती में इजाफा हो सके। आगे हम अगर डिटेल में इस पर आ जाएं तो इसका हेड अप डिस्प्ले, ज़ाहिरी बात है वो तो शुरू से ही था कि एक लार्ज एंगल वाइड हेड अप डिस्प्ले होगा, जैसा कि J20 में है। ये J20 वाला हेड अप डिस्प्ले नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटीज़ में उसी जैसा है। उसके बाद हम इसकी दूसरी चीज़ों पर बात करें तो इसकी जो नोज़ कोन है वो बड़ी है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के हवाले से। और इसका सादा सा मतलब ये है कि इसमें AESA रेडार होगा। AESA रेडार KLJ-7A है, जिसकी रेंज 170 से 200 किलोमीटर तक होगी और उसकी एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी रेंज 300 किलोमीटर या 250 किलोमीटर तक होगी। अगली वीडियो KLJ-7A पर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, उसको समझाया, क्योंकि बहुत से इंडियंस का कहना है कि JF-17 में एयर कूल्ड AESA रेडार होगा जो कि इतना अच्छा नहीं है। मैं वहाँ समझाऊंगा कि वो बस 19-20 का फ़र्क होता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। ये जस्ट इंडियंस अपने आप को ही अगर खुशफहमी में रखना चाहते हैं कि ये रेडार इनको कुछ नहीं कहेगा तो फिर उनकी मर्ज़ी है। खैर, मैंने इसमें उसके बाद देखें तो टेल पर जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स या रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं उनको रीलोकेट किया गया है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो पुराने जहाज़ थे उनमें ये टेल के नीचे हुआ करते थे, जिनको मैंने नीचे निचली जो तस्वीर है उसमें सर्कल किया है, जबकि ब्लॉक 3 में ये टेल के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर है। उसके बाद जहाँ से टेल शुरू होती है वहाँ एक छोटी सी एयर इनलेट है, छोटा सा एयर पाइप है, जबकि ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में नहीं हुआ करता था। इसे रैम एयर इनलेट कहा जाता है। इसका मकसद होता है कि जो जहाँ पायलट बैठता है यानी कि कॉकपिट और जो दूसरे सिस्टम्स होते हैं जहाज़ के, उनको डीप्रेशराइज़ करना, यानी कि उनमें एयर प्रेशर बिल्ट ना हो। इससे पायलट की जान को भी ख़तरा होता है, जहाज़ की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। उसके अलावा इंजन को जो है वो डीप्रेशराइज़ करना। सादा अल्फाज में आपको मैं समझाऊँ तो जहाज़ के जो सिस्टम्स हैं उनको ठंडा रखना ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखा सके। उसके बाद अगर आप नोज़ कोन पर ही आ जाएँ तो ब्लॉक 3 में जो एंटीनाज हैं वो एक है और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में ये एंटीनाज 2 थे। अब ब्लॉक 3 में चूँकि आप जानते हैं AESA रेडार है, जबकि पुराने पुराने जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 थे उनमें पल्स डॉपलर रेडार थे। जो पल्स डॉपलर रेडार होते हैं उनकी मूवमेंट से आप उनकी जो फोकस है वो चेंज करते हैं। मतलब कि अगर आपने एक साइड पर देखना है तो आपको उससे मैकेनिकली स्टीयर करना पड़ता है दूसरी तरफ, जबकि AESA रेडार में TR मॉड्यूल्स होते हैं जो हर तरफ एक ही वक्त में देख रहे होते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर रहे होते हैं। इसलिए ये इजाफी एंटीनास को हटा दिया गया है, जिससे ज़ाहिरी बात है कि इसकी कारकर्दगी में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है वो है ही AESA रेडार की। उसके अलावा वेपन्स भी अपग्रेड किए गए हैं, उन पर मैं अलहदा तफसीली वीडियो बना के दूंगा। जो लैंडिंग गियर्स हैं उनकी लाइट्स ब्लॉक 2 की निस्बत चेंज है। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में पुराने जो लैंडिंग गियर्स थे वो यूज़ हो रहे थे, लेकिन ब्लॉक 3 में नए लैंडिंग गियर्स यूज़ हुए हैं और इनमें छोटी लाइट्स हैं जो कि 12 की तादाद में मौजूद है। उसके अलावा सामने एयर इनटेक के नीचे नए मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स और रेडार वार्निंग रिसीवर का इजाफा किया गया है, जबकि ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में ये मौजूद नहीं हुआ करते थे। इसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है उसके बारे में कई लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक 3 के जो जहाज़ों की तस्वीरें सामने आई हैं उनमें वो मौजूद नहीं है। तो मैं उसको दोबारा वाज़ेह करता चलूँ कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब जो है ये रिट्रैक्टेबल या रिमूवेबल होती है। इसे निकाला भी जा सकता है और इसे ऐड किया जा सकता है जब आपको ज़रूरत हो, और इसमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स लगते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो JF-17 ब्लॉक 3 का जो फ्रंट व्यू है उसमें आपको इसके जो पर हैं उनका एक हिस्सा पाइलोन के नज़दीक से ब्लू या ग्रीन नज़र, आई थिंक ब्लू नज़र आ रहा है। तो ये शायद कोई एक किस्म का सेंसर हो सकता है, क्योंकि F-35 जैसे जहाज़ जो हैं उनमें भी, और इसके अलावा जो 4.5 जनरेशन के न्यू एयरक्राफ्ट है उसमें भी बज़ाहिर वो जो सेंसर्स होते हैं वो जहाज़ की बॉडी का हिस्सा ही आपको नज़र आते हैं, लेकिन असल में वो एक इंटीग्रेटेड सेंसर होता है जो बज़ाहिर जहाज़ की बॉडी का हिस्सा ही एक पुर्जा नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो सेंसर होता है और वो जहाज़ को मुख्तलिफ तरीके से हेल्प कर रहा होता है उसकी वर्किंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मालूमात में आज की वीडियो से इजाफ़ा हुआ होगा। तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसे शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।